हेलो बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक लैक ओपेरॉन पढ़ाना चाहता था, लेकिन वो टॉपिक समझने के लिए लैक ओपेरॉन को समझने के लिए जीन अभिव्यक्ति का नियमन या आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी समझ में आएगा लैक ओपेरॉन। अब जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है क्या, तो आप इसका समझो। यहाँ लिखा है जीन अभिव्यक्ति, मतलब जीन का प्रकट होना, जीन का प्रकट होना। देखो आ जाओ फटाफट, ये आपका हेडिंग है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जीन एक्सप्रेशन को अलग कर दिया और रेगुलेशन को अलग कर दिया है। अब दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं। ये लिखा है यदि जीन प्रोटीन बनाता है तब उसे जीन अभिव्यक्त या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। आप सब बच्चे जानते हैं कि डीएनए का वह सेगमेंट जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए सूचनाएं प्रेजेंट होती है उसे जीन बोलते हैं। क्लियर। अब यदि वो जीन एक्सप्रेस होगा, मतलब वो अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाता है तो उसे बोल देते हैं हम जीन अभिव्यक्त या जीन एक्सप्रेशन। अब इसका क्या अर्थ है रेगुलेशन का? देखो यहाँ पर लिखा है इस जीन को ऑन या ऑफ रखना, ये उसका नियमन कहलाता है। तो दोनों वर्ड समझ में आ गए। ये जीन प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा उसको बोलते हैं उसका रेगुलेशन। अब एनसीईआरटी में आपके पास एक लाइन ये वाली गीत उन्होंने दे रखी है, जरा पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट लाइन है, सब बच्चे इस पर इंपोर्टेंट लिख लेना और आप भी इसको नीट के लिए याद कर लेना। अब ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस तरीके से आपको दिखाई देता है वो देखते हैं। ये लिखा है यह एक उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। यहाँ लिखा है इट इज़ द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अब इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं, एक लिखा है मेटाबॉलिक, एक लिखा है फिजियोलॉजिकल, एक लिखा है इन्वायरमेंटल। हम इन तीनों को आपको समझा देते हैं बारी बारी से। क्लियर है? हम अपनी बात करते हैं। हर एक इंसान जाइगोट से बनता है, ये आप जाइगोट है, और ये कैसा होगा, ये ट्वेन होगा, जाइगोट। अब इसके अंदर होता है समसूत्री विभाजन या बोलते हैं उसको माइटोसिस। क्या बोलते हैं? बोलते हैं माइटोसिस। इससे आपका बन जाता है भ्रूण या इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ये बन गया एम्ब्रियो। उसके बाद ये आगे चलकर बना देता है व्यक्ति, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल या बोलते हैं पर्सन। क्लियर भाई? जाइगोट, इसके अंदर वो माइटोसिस, इससे बना एम्ब्रियो, ये मेरे पास आ गया पर्सन। अब मैं आपसे पता करता हूं कि जाइगोट के अंदर जिस वक्त हमारे पास जाइगोट बनाता, हम अपनी बात करते हैं, इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम थे? तो आप बताओगे सर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे। 46 क्रोमोसोम थे। उसके बाद माइटोसिस हुआ, जाइगोट एक सेल थी, इसमें बहुत सारी सेल आ गई आपकी, तो इसकी प्रत्येक सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद इससे बन जाता है आपका व्यक्ति या बन जाता है पर्सन, इसकी भी प्रत्येक सेल में क्या होंगे, 46 ही क्रोमोसोम होंगे। अब आप समझना कि इस पर्सन के अंदर हमने कहा एक स्किन सेल है, उसके बाद हमने
आपसे कहा कि इसके अंदर हार्ट सेल है, ब्रेन सेल है इसके अंदर, और इसी के अंदर हमारे पास स्टोमक सेल है, और इसी के अंदर हमारे पास लीवर सेल है, लीवर सेल है। आप सोच के बताना कि स्टोमक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। सर 46 ही होंगे। यहाँ भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। मतलब प्रत्येक सेल में क्या होंगे? 46 ही क्रोमोसोम होंगे। अब आप इनको सोचना। मैं अब बात करता हूँ मेटाबॉलिक की। मैं किसकी बात करता हूँ? बात करता हूँ मेटाबॉलिक की। स्टोमक जो सेल है ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है HCl। अब आप सोच के बताना, इन सेल के पास भी तो वही क्रोमोसोम है, तो ये सेल क्यों नहीं सिक्रीट करती है HCl? केवल यहाँ पर स्टोमक सेल ही क्यों करती है सिक्रीट HCl? आई बात समझ में? स्टोमक सेल ने सिक्रीट किया है HCl। इसका अर्थ क्या हो गया है कि जो स्टोमक सेल के अंदर जीन था, जीन प्रेजेंट था, वो एक्सप्रेस हुआ। क्या हुआ? एक्सप्रेस हुआ, और उसने एक्सप्रेस होकर बना दिया है HCl। वो जीन यहाँ स्किन सेल में प्रेजेंट है, हार्ट सेल में प्रेजेंट है, ब्रेन सेल में प्रेजेंट है, लीवर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है। अब आया समझ में किसे बोलते हैं एक्सप्रेस होना या एक्सप्रेस नहीं होना? मतलब के पास हमारे पास लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर आपका बनता है बाइल जूस, इसके अंदर बनता है बाइल जूस। अब आप सोच रहे होंगे बाइल जूस लीवर सेल के अंदर ही क्यों बना, इन और अदर सेल में क्यों नहीं बना? तो हमने क्या बताया कि इसके अंदर वही जीन एक्सप्रेस हुआ जो जिससे बनता है बाइल। मतलब ब्रेन सेल है हमारे पास, ब्रेन सेल के अंदर हमारे मान लो बनते हैं हार्मोन, बन जाते हैं। क्या बनते हैं? हार्मोन। अब जो हार्मोन ब्रेन सेल के अंदर बनेगा, वो हार्मोन आपके और सेल के अंदर नहीं बनते हैं। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि ब्रेन सेल के अंदर वो जीन एक्सप्रेस हुआ और दूसरे जीन एक्सप्रेस नहीं हुए। इसको बोलते हैं क्या? जीन एक्सप्रेशन। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की, ये कैसे होता है? तो आप कभी ध्यान से देखना कि जो बंदा हाफ टी शर्ट पहनते हैं तो उनके इतने हाथ धूप में काले हो जाते हैं, जो दूसरा हिस्सा है वो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा वाइट सा होता है। अब जो हाथ उसके काले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे ही स्किन सेल पर लाइट पड़ी तो हमारी स्किन सेल ने क्या काम किया है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे सेल के अंदर जीन था उसने एक पिगमेंट बाहर निकाला, उसका नाम होता है मेलेनिन। क्या होता है? उसका नाम होता है मेलेनिन। वो कब जीन एक्सप्रेस हुआ है? जब हमारे शरीर पर बाहर से लाइट पड़ी। वो कौन सा हो गया है? वो हो गया आपका फिजियोलॉजिकल। बात करते हैं इन्वायरमेंटल की। अब जो व्यक्ति रहते हैं पहाड़ों पर, उनकी बॉडी के अंदर RBC की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर आंशिक दाब कम है या पार्शियल प्रेशर कम है, वो आपका हो गया इन्वायरमेंटल। वो आपका हो गया है इन्वायरमेंटल। तो मेटाबॉलिक भी हमारे पास है, फिजियोलॉजिकल भी है और इन्वायरमेंटल भी है। क्लियर है? अब हमें पढ़ना है कि जीन का रेगुलेशन यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में कैसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में किसी जीन से प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी, वो 4 लेवल पर कंट्रोल होगी। इंपॉर्टेंट है, इसको सब बच्चे याद रखना। पहला स्तर क्या होता है? अनुलेखन स्तर या प्रारंभिक अनुलेखन, अनुलेख का निर्माण, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब होता क्या है ट्रांसक्रिप्शनल, या होता है क्या है ट्रांसक्रिप्शन? अब सब बच्चे जानते होंगे DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है? ये वो आपका कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो आप सब जानते होंगे
कि इसके अंदर पहले बनता है HNRNA। क्या बनता है? HNRNA। अब ये HNRNA है क्या? तो इस HNRNA के अंदर आप जानते होंगे इंट्रॉन होते हैं और एक्सोन होते हैं। एक्सोन में सूचनाएं प्रेजेंट होती है और इंट्रॉन आपके इनएक्टिव होते हैं। उसको बोलते हैं HNRNA। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं HNRNA। तो हम एक काम करते हैं, हमने सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया। अब आप बताओ, यदि सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन बन जाएगी या जीन एक्सप्रेस हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा नो। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है तो प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं बनी है, तुम्हारा वहाँ पर जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। क्लियर है? दूसरा हमारे पास क्या होता है? ये होता है आपका संसाधन स्तर, या बोलते हैं प्रोसेसिंग लेवल। इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया स्प्लाइसिंग, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा इसके बारे में, या मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आपका ये HNRNA है, जो आपका HNRNA है, इसमें से सभी इंट्रॉन हट जाएंगे और एक्सोन जुड़ जाएंगे। उसको बोलते हैं संसाधन स्तर, प्रोसेसिंग लेवल बोलते हैं, या बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और आप ध्यान रखेंगे कि स्प्लाइसिंग केवल और केवल मिलती है यूकैरियोट सेल के अंदर, प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं मिलती है। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं हमारे पास कि चलो मान लिया हमने HNRNA बन गया है। अब इस HNRNA को हमने आगे स्प्लाइसिंग नहीं होने दी इसकी, तो क्या बन जाएगी? प्रोटीन। फिर प्रोटीन नहीं बनेगी। तो दो लेवल हो गए किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। पहला ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा आपका हो गया प्रोसेसिंग लेवल या स्प्लाइसिंग। यहाँ पर रोक दो, इस पर रोक दो आप, तब भी प्रोटीन नहीं बनेगी। चलो मान लिया हमारे पास दोनों काम हो गए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, लेवल हो गया है, ये लेवल भी हो गया है। अब होता क्या है, जो आपका mRNA है, देखो इसके बाद जैसे ही प्रोसेसिंग होगी तो HNRNA आपका कन्वर्ट हो जाएगा mRNA में। क्लियर? और अब mRNA आपका केंद्रक से निकलकर बाहर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में। हम एक काम करेंगे, उस mRNA को केंद्रक के अंदर ही रोक देते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा? mRNA का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अभिगमन। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल दो, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अगर वहाँ पर रुक जाएगा, आपको बता देता हूँ, प्रोटीन बनती है साइटोप्लाज्म में। हमारे पास राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट, एक होती है बड़ी यूनिट। तो छोटी यूनिट से हमारे पास mRNA जाकर अटैच होगा, उसके बाद बनेगी प्रोटीन। कोई भी राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन नहीं बनाता है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाएगा। क्लियर? हम इधर रोक देते हैं। चलो मान लो हमारे पास कि mRNA बाहर निकल कर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया है। अब होगा क्या, साइटोप्लाज्म में आने के पश्चात वो अटैच हो जाता है राइबोसोम से और प्रोटीन बनना स्टार्ट होते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। हमने क्या काम किया है, उसी लेवल पर रोक दिया है, मतलब mRNA से हमने प्रोटीन नहीं बनने दी। वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ट्रांसलेशन लेवल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेल है, मैंने आपके सामने सेल बना दिया है, बस आपको मैंने खाली समझाया, इसके अंदर मैंने केवल आपको बना दिया है केंद्रक। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर पोर है, ये आपके न्यूक्लियर पोर है। ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए से पहले बनता है आपका, ये आपका हो जाएगा HNRNA। HNRNA तो ये आपका लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट। हमने इस डीएनए से HNRNA नहीं बनने दिया, तो आपका इसी लेवल पर ये आपका रुक गया है। अब आगे प्रोसेस नहीं चलेगा और आपकी प्रोटीन नहीं बनेगी। उसके बाद चलो मान लो हमारे पास
बन गया HNRNA बन गया है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो उसके बीच में ये एक्सोन ये इंट्रोन है, ठीक है। अब नंबर 2 आपका होगा, इसके अंदर स्प्लाइसिंग होगी। क्या होगी नंबर 2? स्प्लाइसिंग होगी, यह बोलते हैं प्रोसेसिंग लेवल होगा। उसके बाद आपका ये बन जाएगा mRNA बन गया, ये आपका बन गया है mRNA। हम दूसरे लेवल पर रोक देते हैं तो आपका mRNA नहीं बनेगा। अब बात करते हैं तीसरे की हमारे पास। अब ये mRNA न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा, हमने इसको इधर रोक दिया है, ये आपका हो जाएगा तीसरा लेवल। इधर बाहर नहीं आने दिया तब भी प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं बनेगी। क्लियर है? चलो मान लो हमारे पास कि ये बाहर निकल के आ गया है। अब ये आपका राइबोसोम, ये राइबोसोम है, राइबोसोम, ठीक है भाई। ये साइटोप्लाज्म है और ये राइबोसोम, ये इसकी छोटी सब यूनिट है। अब जैसे ही आपका mRNA इधर आएगा, यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, मतलब ये राइबोसोम इससे आकर अटैच नहीं हुए हैं, ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो ये नंबर 4 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 लेवल पर जीन की अभिव्यक्ति या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में हो सकता है 4 जगह। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट की, कि प्रोकैरियोट में कैसे होता है जीन रेगुलेशन। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोट में कितने लेवल पर होता है आपका जीन अभिव्यक्ति या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आप सब जानते होंगे कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म और केंद्रक या न्यूक्लियस के बीच में क्लियर डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो पहला आपको समझना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट में आपका सीधा बनता है mRNA। सीधा क्या बन जाता है आपका? सीधा बनता है mRNA, ठीक है। जब वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सीधा पहुँच जाता है साइटोप्लाज्म में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं। 2 पॉइंट आपके एब्सेंट रहेंगे। पहला क्या होगा? पहला, उसके अंदर संसाधन या प्रोसेसिंग लेवल या स्प्लाइसिंग नहीं होती है। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? दूसरा हमारे पास हो जाएगा कि mRNA न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? आप सब अच्छे जानते होंगे कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोकैरियोटिक सेल में जीन एक्सप्रेशन केवल किस पे होगा? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, दूसरा होगा ट्रांसलेशन लेवल पर। अगर इसमें भी एनसीईआरटी की बात की जाए तो ये बोलती है कि इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल किस पर भाई? केवल ये इंपॉर्टेंट है आपका, ट्रांसक्रिप्शन लेवल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट। ये मेन साइट होगी आपकी, ये क्या होगी? मेन साइट इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब आप केवल इसको रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन को रोक दो, तो प्रोकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं। कौन से पर? केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोक दो। अब इसी के रिस्पेक्ट में आपका एक कॉन्सेप्ट आया था ओपेरॉन वाला, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे ओपेरॉन के बारे में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।